इस ऑनलाइन वेबिनार में आज हमारे साथ मुख्य अतिथि में है चीफ वॉलीबॉल कोच रिटायर्ड फ्रॉम INIS पटियाला और इनका जो 30 साल का तजुर्बा है वो काबिले तारीफ है। हम बहुत शुक्रगुजार है कि उन्होंने अपना कीमती समय हमारे विश्वविद्यालय को दिया और मैं आभारी हूँ हमारे एडवाइजर डॉक्टर SS रॉय जी का। इन्होंने हम उनके निर्देशन में हम लगातार उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा वेबिनार है इसका जो टाइटल है स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग फॉर द स्पोर्ट्स पर्सन, बहुत ही मुख्य टॉपिक है और जितने भी हमारे स्पोर्ट्स पर्सन है रिसर्च स्कॉलर है उनसे मैं निवेदन करूंगा कि मुझे जल्दी ऑनलाइन जुड़ जाएं फेसबुक पेज पे और यूट्यूब चैनल पे। तो मैं गुरमेश सिंह जी के बारे में बताना चाहूँगा कि उनका जो कैरियर है 36 ईयर का, इसमें उन्होंने बहुत से खिलाड़ी सैकड़ों में इंडिया के लिए खेले हैं, नेशनल में खेले हैं और एक पूरा प्लेटफॉर्म उन्होंने स्पोर्ट्स में पूरे इंडिया को दिया है। ट्रेनिंग भी शामिल रही है। उन्होंने 1990 से 1998 तक अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सेंटर चंडीगढ़ में सेवाएं दी हैं और को दिखाने का काम किया है। 2004 से 7 तक उन्होंने ट्रेनिंग क्षेत्र में भी अपना योगदान दिया है। 2008 से 12 तक चंडीगढ़ में उन्होंने ट्रेनिंग सेंटर में सेवाएं दी हैं। 2013 से 16 तक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला में उन्होंने एज ए कोच इन वॉलीबॉल अपनी सेवाएं दी हैं। तो मैं गुरमेश सिंह जी का यहाँ हमारे विश्वविद्यालय की बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट से और हमारे विद्यार्थियों की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और मैं ज़्यादा समय न लेते हुए अब हमारे आज के वेबिनार के वक्ता गुरमेश जी को इनवाइट करना चाहूँगा अपने आज के टॉपिक पर हमारे खिलाड़ियों और शोधार्थियों को ज्ञानवर्धक चार करें। श्री गुरमेश सिंह जी। धन्यवाद डॉक्टर राजेश एंड डॉक्टर सुभाष जी। आपने मुझे खिलाड़ियों के कुछ कर सकूं के ट्रेनिंग देंगे उसके। तो आज का विषय जैसे स्ट्रेंथ एंड कंडीशन। तो स्ट्रेंथ और कंडीशन स्पोर्ट्स पर्सन के लिए खास मायने रखता है। प्रॉपर स्ट्रेंथ एंड कंडीशन और एथलीट के सपोर्टिंग मसल्स को स्ट्रेंथन करता है और जॉइंट्स की इंजरी को बचाता है। मसल बैलेंस है, गतिशीलता को बनाए रखता है, शारीरिक करेक्ट पोस्चर को मेंटेन करता है। और उसके जो सीखने की जो है उसको बहुत हद तक जल्दी सीखने में मदद करता है। एक्यूरेसी के साथ मदद करता है और बॉडी कोऑर्डिनेशन बढ़ाने में बहुत सारे कंडीशनिंग हो। तो हमारे फिजिकल होती हैं। स्ट्रेंथ जिसमें स्पीड है, एजिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी है। तो इनकी ट्रेनिंग अलग हाँ फिजिकल कंडीशनिंग के लिए अलग ट्रेनिंग है। जिसमें आज का विषय हमारा कैसे एनहांस करना होते हैं, इसके इम्पोर्टेंस क्या है। तो सबसे पहले स्ट्रेंथ के बारे में हम आते हैं। स्ट्रेंथ किसको कहते हैं? स्ट्रेंथ जो है
वो एक फोर्स को एक्सर्ट करना, कोई रेजिस्टेंस है उससे अगेंस्ट फोर्स को उसको अप्लाई करना और उसको ओवरकम करना फोर्स होता है। तो इनमें चार प्रकार के होती हैं। जैसे पहले नंबर 1 पे दूसरे नंबर पे मैक्सिमम, तीसरे नंबर पे और चौथे नंबर पे स्पेसिफिक स्ट्रेंथ है। एक और स्ट्रेंथ है जिसे रिलेटिव स्ट्रेंथ कहते हैं। तो अब मैं इनके बारे में थोड़ा जानकारी ले लूं। स्ट्रेंथ एंड्योरेंस वो एंड्योरेंस जो कुछ लंबे टाइम तक एक फोर्स को एक्सर्ट करके सेम परफॉर्मेंस दिया जा सकता है। जैसे रनर्स होते हैं और कोई भी एंड्योरेंस का काम है मसल से तो इसमें एंड्योरेंस की जरूरत है। अब आते हैं मैक्सिमम स्ट्रेंथ वो जिसमें एक या दो करना जाती है करना पड़ता है, लेकिन उसमें हेलो 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 हेलो, आपको आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही है। हाँ बोलिए। वो मैंने बंद किया था, फोन आ गया था। अच्छा तो अब तो बात करो मैक्सिमम स्ट्रेंथ जैसे वेट लिफ्टिंग है या कोई जिसमें मैक्सिमम स्ट्रेंथ की जरूरत है, इंटरवल ज्यादा और फिर परफॉर्मेंस दो रिपीटिशंस होती है, तो उसमें मैक्सिमम स्ट्रेंथ की जरूरत है। अब उसके बाद आती है एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ वो है जो टाइम के अगेंस्ट परफॉर्म करते हैं। जैसे सेकंड एक एक्सप्लोसिव करना पड़ता है। जैसे जंप करना हुआ, वॉलीबॉल को हिट करना हुआ, बॉक्सिंग में भी एक्सप्लोसिव है, लाइक दैट। तो एक स्पेसिफिक स्ट्रेंथ में वो स्ट्रेंथ है स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस के लिए या किसी जिस मसल की जरूरत है उसकी स्ट्रेंथ के लिए विदाउट एनी हेलो हाँ आ रही है, आवाज आ रही है, कोई बात नहीं। तो उस एक्शन को डिफॉर्म किए हुए मतलब बिना उसके एक्शन को गड़बड़ किए हुए वो एक्शन को क्वालिटी दे और परफेक्टली उसको एग्जीक्यूट करे। एक रिलेटिव स्ट्रेंथ वो है जो अपने बॉडी वेट पे बॉडी के वेट के अगेंस्ट उसको अपनी बॉडी वेट पे हैंडल करना। इसकी जो रेशियो जैसे टोटल वेट लिफ्टेड
मैक्सिमम वेट लिफ्टेड डिवाइडेड बाय बॉडी वेट ऑफ इंडिविजुअल। अब इसमें जैसे रेसलर्स हैं, इनकी रिलेटिव स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। जिम्नास्ट हैं ये हैंडल करते हैं, ज्यादा रिलेटिव जिम्नास्ट हैं ये हैंडल करते हैं। अब मैं कहूंगा कि स्ट्रेंथ एंड्योरेंस, अब इसके काफी तो आप वॉल्यूम और रेस्ट फ्रीक्वेंसी के लिए कि आप कितने सेट कर रहे हैं, कितनी रेपिटेशंस कर रहे हैं, कितने रेस्ट दे रहे हैं। सर आवाज नहीं आ रही। आ रही है। फिर बंद हो गया सर, फिर आपकी तरफ से हो गया। मैंने बंद किया, कोई बात नहीं, आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। तो हर ये मैक्सिमम एंड्योरेंस एक्सप्लोसिव स्पेसिफिक के लिए अलग-अलग वॉल्यूम इंटेंसिटी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। ये हर इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करेगा। तो इसकी जानकारी तो थोड़ी और लेंथी है, लेकिन मैं फिर भी बताऊं, स्ट्रेंथ एंड्योरेंस के लिए 30 to 40% मैक्सिमम स्ट्रेंथ एक बार हम जज कर लेते हैं कि इंडिविजुअल का, जैसे कि वो कितना वेट लिफ्ट कर सकता है, फिर उसके बाद हम उसका परसेंटेज बनाते हैं। तो जब सबसे पहले स्ट्रेंथ एंड्योरेंस ही डेवलप किया जाता है, फिर उसके आगे आता है मैक्सिमम स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ एंड्योरेंस डेवलप करने के लिए 30 से 40% ऑफ मैक्सिमम, जितना भार एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं कितना लिफ्ट कर सकता है, या किसी स्पेशल मसल ग्रुप का, या चाहे लेग्स का, चाहे आर्म्स का, एक बार वेट हम मैक्सिमम रेपिटेशन से 2 रेपिटेशन कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितना उठा सकता है वो। फिर उसके बेसिस पे हम परसेंटेज डिवाइड करते हैं। फिर स्ट्रेंथ एंड्योरेंस को डेवलप करने के लिए 30 से 40% चाहिए मैक्सिमम स्ट्रेंथ का कैलकुलेट करके, और 20 से 25 रेपिटेशन से देते हैं, क्योंकि ये स्ट्रेंथ एंड्योरेंस परफॉर्म करना पड़ता है डिफरेंट डिग्री ऑफ डिफिकल्टीज में, और बार बार लंबे समय तक परफॉर्म करना पड़ता है। कभी कभी जैसे लॉन टेनिस के मैचेस ज्यादा चल जाते हैं, कभी रनर जैसे हुए 3000 मीटर या 5000 मीटर 10,000 मीटर वाले रनिंग करते हैं, और भी काफी गेमें हैं जिसपे हम स्ट्रेंथ एंड्योरेंस की हमें जरूरत पड़ती है। तो इसको डेवलप करने के लिए 3 days a week और काफी रेपिटेशंस चाहिए इसमें, 30 to 40% ऑफ मैक्सिमम वेट स्ट्रेंथ के। तो अब आया उसके बाद ये बिल्ड करते हैं मैक्सिमम स्ट्रेंथ। आपको जैसे बताया मैंने कि 100% जितनी कैपेसिटी है वो लेकर 3 से 4 रेपिटेशन सिर्फ करते हैं, और फिर उसके बाद गैप दे देते हैं, फिर 3 से 4 मिनट का फिर परफॉर्म करते हैं। इस तरह से 3-4 दिन हफ्ते में इसको रिपीट करते हैं। अब मैक्सिमम स्ट्रेंथ और स्ट्रेंथ एंड्योरेंस ये बेस बन जाता है हमारा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए, बेस बन गया। अब आए हम एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ में, जहां जरूरत है एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ वालों के लिए, फिर वो अपने हिसाब से मैक्सिमम स्ट्रेंथ का 60 to 70% कैलकुलेट कर लेते हैं। फिर उसमें 10 से 12 रेपिटेशंस करते हैं हर एक एक्सरसाइज की, और एक विस्फोटक अंदाज में करना पड़ता है टाइम के अगेंस्ट, सो दैट कम टाइम पे ज्यादा रेपिटेशन, ज्यादा मीन्स थकान नहीं आनी चाहिए उसमें। जैसे ही मूवमेंट स्लो होती है उस टाइम पे ही ये एक्सरसाइज छोड़ देनी चाहिए। फिर प्रॉपर रेस्ट लेकर उसके बाद हम फिर शुरू करते हैं, और ये भी हफ्ते में 3 दिन ही रिपीट करना है।
सीक्वेंस में मैं बता रहा हूं, पहले स्ट्रेंथ एंड्योरेंस था, फिर मैक्सिमम स्ट्रेंथ आया, फिर एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ आया, अब आई बारी स्पेसिफिक स्ट्रेंथ की। तो स्पेसिफिक स्ट्रेंथ जो है, ये सारे बेस बनने के बाद जो हमारे एक्शंस स्पोर्ट्स में एक्शंस परफॉर्मेंस डिलीवर करने के लिए, चाहे जेवलिन थ्रो है, चाहे शॉट पुट है, चाहे वॉलीबॉल है, चाहे जो भी स्पोर्ट्स हैं, उसमें हम स्पेसिफिक स्ट्रेंथ डेवलप करते हैं उस एक्शंस के लिए। उसमें हम मैक्सिमम स्ट्रेंथ का 10 से 20% सिर्फ देंगे। ये मैं बात बता रहा हूं, लेकिन ये सब रिटर्न में आएगी तब आपको समझ में आएगा कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। अभी मैं बता रहा हूं सिर्फ कि इतनी डीप है ये नॉलेज कि जितना इसमें बोल रहे हैं हम उतना ही कम है। फिर भी ये 10 से 20% लेके हम उस एक्शन को, जैसे मैं बताता हूं, अब जंप करना है जैसे, तो वेट बेल्ट ले लिए, ठीक है, एंकल में कोई कुछ ऐसे मान दिया, सैंड बैग या कुछ ऐसा, जंप अगर जंप करना है तो। पर इतना भी नहीं, हम ज्यादा ये कैलकुलेट करके डालना है स्पेसिफिक स्ट्रेंथ के लिए वेट, सो दैट उसके एक्शन में कोई चेंजेस ना हो। उसके एक्शन, जो एक्शन है आर्म स्विंग के साथ बेंड होके, या फिर शॉर्ट पुट में है, या जेवलिन थ्रो में, उसके एक्शंस में कोई तब्दीली ना हो। थोड़ा सा रेजिस्टेंस ही बढ़ाना है उसमें, हर एक्शंस में। ये हो गया स्पेसिफिक स्ट्रेंथ। अब हम बारी आती रिलेटिव स्ट्रेंथ की। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ में भी सेम ही डेवलप करते हैं। जैसे अगर रेसलर है तो कुछ अपना ज्यादा वेट कैटेगरी, हल्के से ज्यादा वेट कैटेगरी के साथ रेसल करता है, या डमी होते हैं जो उनके साथ, और जिमनास्ट भी इसी तरह से अपना ऐड ऑन कर सकते हैं वेट या रेजिस्टेंस, जिस तरह का भी हो। अब स्ट्रेंथ को डेवलप करने के लिए हमें थोड़ा सा ओवरलोड करना पड़ता है। हर मसल्स के लिए ओवरलोड करना है एक्सरसाइज करने के टाइम पर। जरा आपको लगे कि आप एडाप्टेशन आपकी हो गई है, तो उसके बाद आप थोड़ा सा फिर वेट बढ़ा दीजिए। अगर मान लीजिए आप 5 से या 10 सेकंड में इतने रिपीटेशंस करते हैं, आप इजीली कर रहे हैं, तो फिर थोड़ा सा वेट बढ़ाइए, फिर उसके बाद रिपीट कीजिए। ये स्टेयर टाइप है, एक बार वेट ले लिया, उसके बाद अडॉप्ट हो गया, फिर थोड़ा सा वेट बढ़ा के फिर अडॉप्ट कीजिए, फिर बढ़ाइए, फिर अडॉप्ट कीजिए। इस तरह से ये स्ट्रेंथ ट्रेनिंग चलती रहेगी। अब इस स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में अगर गैप आ जाता है तो ये स्ट्रेंथ जो है वो रिवर्स होनी शुरू हो जाती है। तो स्ट्रेंथ को मेंटेन करने के लिए हमेशा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मेंटेनेंस के तौर पे कुछ न कुछ जरूर करना चाहिए। एकदम डी ट्रेनिंग नहीं करनी चाहिए, नहीं तो स्ट्रेंथ एकदम शार्पली डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। खासकर विमेन सेक्शन में अगर डी ट्रेनिंग होगी तो स्ट्रेंथ बहुत जल्दी नीचे आ जाती है, क्योंकि उनके मसल फाइबर्स कम होते हैं इन कंपैरिजन टू मेन। अगर इसमें खास बात है कि एंटीरियर और सामने वाले मसल्स के अगर आप डेवलप कर रहे हैं, थाइस के मसल डेवलप कर रहे हैं, इसी रेशियो में हमारे पोस्टीरियर साइड, जैसे अगर थाइस है तो हैमस्ट्रिंग जो पीछे है इसकी एक्सरसाइज, अगर एंटीरियर है तो काफ मसल, ये पेक्टोरलिस मेजर ये छाती के मसल हैं तो बैक वाले मसल्स, अगर बाइसेप्स है तो ये ट्राइसेप्स पीछे वाले मसल्स, इसकी बैलेंसिंग बहुत जरूरी है। इन दोनों की एक्सरसाइज साथ साथ ही करनी चाहिए। अगर हम एक को ही डेवलप करते रहेंगे तो इंजरीज, जॉइंट्स में इंजरीज हो जाती हैं। ज्यादातर इंजरीज जॉइंट्स की जो होती हैं वो ड्यू टू दिस इम्बैलेंस ऑफ मसल्स स्ट्रेंथ के लिए ही कारण होता है उसका। तो हमें ये प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए कि एंटीरियर और पोस्टीरियर, सामने वाले मसल्स और उसके साथ साथ पीछे वाले मसल्स, ये दोनों ही बराबर ट्रेन करने चाहिए। अब बातें आती है कंडीशनिंग एक ऐसा टर्मिनोलॉजी है, ये टर्मिनोलॉजी कुछ नहीं है, बस ये आप एक एथलीट अगर एक परफॉर्म कर रहा है, मान लीजिए एक एथलीट है जो स्किल परफॉर्म कर रहा है या स्पोर्ट्स पर्सन स्किल परफॉर्म कर रहा है, वो ट्रेन नहीं है, तो जो ट्रेन है वो नेचुरली वो जीतेगा। उसका अगर प्रोग्राम उसने कर लिया कंडीशन स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग का, तो वो बेटर परफॉर्म करेगा रादर देन जो सिर्फ स्किल सीख के आया है।
वो ज्यादा देर ज्यादा लंबा नहीं चल सकता। कुछ देर के लिए परफॉर्म कर लेगा, लेकिन आगे वो फेलियर होगा। इंपॉर्टेंस क्या है, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग के फायदे क्या हैं, ये मैं बताना चाहता हूं कि इंजरी से बहुत बचा कर रखता है। अगर कोई मूवमेंट गलत हो भी गई तो वो उसको सपोर्ट करता है, स्ट्रेंथ उसको सपोर्ट कर देता है। बॉडी में कोऑर्डिनेशन आ जाती है। और कितने स्पोर्ट्स ऐसे हैं जो बार बार यूज करने के बाद एक स्ट्रेस इंजरी के चांसेस रहते हैं, तो वो स्ट्रेस इंजरी से भी हम इससे बच जाते हैं। अब स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग की हम बात करते हैं तो कंडीशनिंग जो है ये सारी मोटर एबिलिटीज के लिए अप्लाई होती है। जैसे मैंने बताया, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, स्पीड, एजिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, इन सब में कंडीशनड होना चाहिए। कंडीशनिंग के लिए इसकी हम बार बार ट्रेनिंग करते हैं काफी देर तक एक वेल डिफाइंड प्रोग्राम में, सो दैट हम अच्छी परफॉर्मेंस एथलीट की ले सके। ये जो प्रोग्राम्स हैं ये एक्सपीरियंस, अगर आपका एक्सपीरियंस है, जैसे मैं कहता हूं कि मैंने डिप्लोमा ले लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन फील्ड में जब तक आके आप अप्लाई नहीं करेंगे इसको, तो वो धीरे धीरे आप मैच्योर हो जाते हैं कि किस तरह से लोड देना है, किस तरह से रिकवरी करवानी है, और कैसे पेशेंस रखना है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में पेशेंस बहुत जरूरी है। पेशेंस के साथ धीरे धीरे प्रोग्रेसिवली इसको अप्लाई करना चाहिए अपने प्रोग्राम को, कि जल्दीबाजी में नहीं करना चाहिए। और खासकर मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में ये भी एक्सपीरियंस किया हूं कि एक स्पोर्ट्स पर्सन एथलीट जाता है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए, तो वो अपने साथ वालों को देखकर वो कहता है कि बस इसके जितना भी मैं स्ट्रेंथ, ये इतना भार उठा लूं, इतना वेट उठा लूं, कुछ अंदर से ऐसी आवाज आती है। तो लेकिन उसको पेशेंस रखना चाहिए, कोच हमेशा साथ होना चाहिए और स्ट्रिक्ट होना चाहिए इस बारे में कि पहले प्रॉपर वार्म अप किया है या नहीं किया है, प्रॉपर वार्म अप करना है, फिर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है, फिर कूलिंग डाउन करनी है। इन सारे बहुत सी बातें हैं, और इसके थोड़े बहुत सारे प्रिंसिपल्स भी होते हैं। प्रिंसिपल्स में कहें तो 12-13 प्रिंसिपल्स हैं, जिसमें मैं थोड़ा ब्रीफ कर देता हूं, उसकी डिटेल बाद में बताऊंगा, थोड़ा टाइम चाहिए उसके लिए। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी, हर एक एथलीट एक दूसरे से अलग है। उसकी शारीरिक बनावट, उसका बायोलॉजिकल एज, उसका कह लो बायोलॉजिकल एज, शारीरिक बनावट, और उसकी ट्रेनिंग एज कि पीछे से उसकी ट्रेनिंग हुई है या नहीं हुई, इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिसिटी, उसकी मेटाबॉलिक डिमांड क्या है, स्पेसिफिक मूवमेंट एक्टिविटीज क्या है, स्पेसिफिक में मूवमेंट क्या है, उसका ध्यान रखना चाहिए कि ये इसके एक्शन में कौन से मसल ग्रुप इन्वॉल्व हैं, उस हिसाब से उसकी ट्रेनिंग करवानी चाहिए। किस मसल्स की ज्यादा जरूरत है, हर एक स्पोर्ट्स में अलग अलग है। प्रिंसिपल ऑफ ओवरलोड है, फिर ओवरलोड की प्रिंसिपल है कि हमेशा कुछ बढ़ा के लोड देना चाहिए। ये सब बड़ा ही क्रूशियल मामला है कि वेट उतना ही बढ़ाया जाए कि जितने में इंजरी, आगे कोई ऐसी इंजरी ना हो। 10% बढ़ाएं, 5% बढ़ाएं, ये आपने जज करना है। ये जो कोच हैं या ट्रेनर हैं, इन्होंने जज करना है। फिर उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेशन आता है कि वेट को धीरे धीरे प्रोग्रेसिवली बढ़ाना है, हफ्ते के बाद या 2 हफ्ते के बाद, जब अडॉप्टेशन हो जाए एथलीट की। तो ये सिद्धांत है इनके। फिर उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, डिमिनिशिंग मतलब जो प्रिंसिपल सिद्धांत है कि हमने मान लीजिए बढ़ा दिया
स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते करते आगे बढ़ाया, काफी हाई लेवल तक ले गए, काफी उसकी स्ट्रेंथ अच्छी हो गई है। लेकिन आगे देखना है कि कंपटीशन जब आ रहा है सामने, तो कंपटीशन आने के टाइम पे हम धीरे धीरे उसकी जो फ्रीक्वेंसी या रेजिस्टेंस है वो धीरे धीरे घटाएंगे, सो दैट वो अपने उसमें स्किल में ज्यादा अच्छी तरह बेहतर से परफॉर्म कर सके। तो ये सारी बातें पीरियडाइजेशन पे डिपेंड करती हैं, कैसे पीरियडाइजेशन, कब पीक लेना है स्ट्रेंथ और इस कंडीशनिंग का और स्किल्स का, ये सारा ट्रेनर कोच, कुछ लंबा चौड़ा प्रोग्राम है वैसे, तो मैं आपको ऊपर ऊपर ही बता रहा हूं ऐसे भी। फिर उसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ अनइंटरप्टेड ट्रेनिंग, जो किसी बीच में कोई बाधा ना हो, बिना किसी बाधा के, जैसे लगातार ट्रेनिंग जिसको कहते हैं, कभी एथलीट के कभी सोशल इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, किसी की शादी है, किसी का जन्मदिन है या कुछ है, तो इन सब से कभी वो मिस कर देता है अपनी क्लासेस स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की। ये सब नहीं होना चाहिए, इसमें लगातार ही ट्रेनिंग का जो एक कंटिन्यूटी है जो वो बनी रहे। अगर एक सेशन भी मिस कर दिया तो उससे वो अपनी पिछली परफॉर्मेंस में चला जाता है। और प्रिंसिपल ऑफ स्टेडली इंक्रीजिंग प्रोग्रेसिवली वो बता दिया मैंने। फिर प्रिंसिपल ऑफ इंटरवल, इंटरवल कितनी देनी है कि एक तो हुआ हफ्ते में 3 दिन, पहले 2 दिन फिर 3 दिन, या हर उसके बाद रेपिटेशंस हुआ, या एक रेपिटेशंस के बाद कितना इंटरवल देना है, और ट्रेनिंग जो आप करवा रहे हैं हफ्ते में 3 दिन या 2 दिन, उसके बीच कितना इंटरवल होना चाहिए, और रेपिटेशंस के बीच में कितने मिनट का होना चाहिए, और सेशंस में कितना इंटरवल होना चाहिए, ये सब चीजें ध्यान में रखी जाती हैं। फिर उसके बाद न्यूट्रिशंस पे भी काफी डिपेंड करता है कंडीशनिंग एंड अपना स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। तो जो रिक्वायरमेंट है स्ट्रेंथ के लिए, प्रोटीन्स नेचुरल वो लेनी चाहिए। और प्रिंसिपल ऑफ साइक्लिक प्रोसेस, एक साइक्लिक प्रोसेस है जो लगातार बार बार उसको रिपीट करना है, बार बार रिपीट करना है। जैसे एक बार वेट इतने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इतनी कर ली, इतना वेट इतना रेजिस्टेंस हैंडल कर लिया, तो उस रेजिस्टेंस जो हैंडल किया उसने, उसको बार बार रिपीट करना है, सो दैट एडाप्टेशन हो जाए उसकी। फिर प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी, हर चीज की क्लैरिटी होनी चाहिए कि स्पोर्ट्स पर्सन का प्रोग्राम में क्लियर होने चाहिए कि उसकी टेक्निक टैक्टिक्स में कोई बाधा ना पड़े, कि उसकी टेक्निक ना बदल जाए, उसके टैक्टिक्स में कोई हिंड्रेंस ना हो, इस तरह से सारी क्लैरिटी होनी चाहिए। और प्रिंसिपल ऑफ वैरायटी है, फिर एक प्रिंसिपल ऑफ वैरायटी, हर जैसे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बार बार एक मोनोटोनस से करते रहेंगे तो वो इफेक्टिव नहीं है, अपना स्पोर्ट्स पर्सन जो है वो बोर हो सकता है। तो रेजिस्टेंस, कई तरह के रेजिस्टेंस दे सकते हैं, चाहे सैंड रनिंग है, चाहे जंप्स है, थेराबैंड है, हमेशा जिम में नहीं जाना या वेट ही नहीं उठाना है, और बड़े तरह का रेजिस्टेंस है, आप उसको यूज कर सकते हैं। वहां पर कैलकुलेशन नहीं हो सकती है, लेकिन बीच बीच में ये देनी चाहिए थोड़ी, तो वैरायटी आ जाती है। इसमें भी मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, अब बात आती है मसल कॉन्ट्रैक्शन की। मसल कॉन्ट्रैक्शन जो है वो कई तरह की होती हैं एक्सरसाइज करने की, आइसोमेट्रिक है, आइसोकाइनेटिक है, आइसोटोनिक है, इस तरह से। अब जैसे स्विमर है, स्विमर को एक डिफरेंट टाइप के ही स्ट्रेंथ चाहिए, क्योंकि वो पानी में रहता है, तो पानी में उसके हर जहां पर भी वो हाथ या पैर हिला की एक्शन करता है, सब में स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ती है। चाहे वो हाथ ऊपर ले जाए, अंदर में जैसे भी मूवमेंट करे, हर जगह उसको स्ट्रेंथ की जरूरत होती है। तो उसमें आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस चाहिए। उसके लिए एक
तो हम वो यूज कर सकते हैं। आवाज आ रही है सर? अच्छा, और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आम सेडेंटरी पर्सन्स के लिए भी बहुत जरूरी है। ये आजकल के टाइम पर फिजियोथेरेपी के लिए चले जाते हैं, इंजरी हो जाती है। इंजरी कुछ नहीं है, ये मसल्स की जो डी टोनिंग टोनिंग खत्म हो जाती है, तो ये इंजरीज हो जाती हैं। तो मसल्स के बारे में मैंने अब आपको एक तो टाइप्स ऑफ मसल बता दिए, स्ट्रेंथ बता दिए, फिर उसके बाद एंटीरियर पोस्टीरियर बैलेंस करके स्ट्रेंथ की ट्रेनिंग देनी है किस तरह से, और किस तरह से इंटरवल देना है हर एक रिपीटेशंस, और उसके बीच में न्यूट्रिशंस का खास ख्याल रखना है। अगर किसी ने और सर कोई क्वेश्चन पूछेंगे बीच में? नहीं, कोई क्वेश्चंस नहीं है। आप बड़ा सब्जेक्ट है, आप 10-15 मिनट और ले सकते हैं। जी जी। आइस एक फोन आ रहा है। कंडीशनिंग, स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग एक दूसरे के पूरक ही है। जितनी भी मोटर एबिलिटीज है एक दूसरे के साथ चेन में इन्वॉल्वमेंट है इनकी। अगर फ्लेक्सिबिलिटी ठीक है तो वो स्ट्रेंथ के लिए ज्यादा जगह बनाती है। फ्लेक्सिबल होंगे मसल्स तो आप फिर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की तरफ जा सकते हैं। और सिर्फ स्ट्रेंथ करेंगे तो स्ट्रेंथ के साथ फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी तो फिर वो भी इफेक्ट करेगी। जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है वो बोन डेंसिटी भी बढ़ाती है। जैसे जैसे हम मिच्योर होते जाते हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की तरफ, जो बोन्स के अंदर डेंसिटी है उसकी वो ज्यादा होती जाती है। आपके बोन्स स्ट्रॉन्ग रहते हैं, स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। मसल्स की जो हाइपरट्रॉफी है वो बढ़ जाती है, उसमें ज्यादा न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, वो फिर मसल फाइबर्स अच्छी तरह स्लाइड करते हैं, अच्छा परफॉर्म करते हैं और आपको एक बेटर रिजल्ट देते हैं। कंडीशनिंग, हर एक जो मोटर एबिलिटीज है उसकी कंडीशनिंग हमें करनी चाहिए, चाहे वो स्पीड है, चाहे एजिलिटी है, चाहे फ्लेक्सिबिलिटी है, चाहे स्ट्रेंथ है, चाहे एंडोरेंस है। इसकी कंडीशनिंग ट्रेनिंग के थ्रू ही हो सकती है। तो इसके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाने पड़ते हैं, कॉम्पिटिशन्स में को देखते हुए कि किस तरह का कंपटीशन है, तो उस हिसाब से हम स्ट्रेंथ और जितनी भी मोटर एबिलिटीज हैं उसको हम ट्रेन करते हैं। वॉल्यूम
अगर किसी भी ट्रेनिंग में, कंडीशनिंग के ट्रेनिंग में वॉल्यूम और इंटेंसिटी का बहुत बड़ा रोल है। वॉल्यूम, इंटेंसिटी एंड डेंसिटी। वॉल्यूम, ट्रेनिंग का वॉल्यूम अगर हम बढ़ा दें उसमें इसका हार्ट बीट जो है वो 100 to 120 रहना चाहिए। सो दैट एक्चुअली कहते हैं कि इसको एरोबिकली करना चाहिए। वॉल्यूम अगर ज्यादा है तो आपके हर एक एक्टिविटी एरोबिक होनी चाहिए। इसमें आपको पल्स रेट या हार्ट बीट ज्यादा नहीं होनी चाहिए, एनारोबिक साइड पे नहीं जाना चाहिए। तो उसको हम वॉल्यूम बढ़ा के पहले उसका बेस बनाते हैं। जो भी कोई भी कंडीशनिंग ट्रेनिंग है पहले धीरे धीरे उसको हम अडॉप्ट करते हैं। उसके बाद हम इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, जैसे शॉर्ट ड्यूरेशन कम कर देते हैं, एक्टिविटी ज्यादा कर देते हैं, फिर उससे हार्ट बीट बढ़ जाती है और एनारोबिक एक्टिविटी हो जाती है। फिर वो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। जब लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है तो उसको बियर करने की क्षमता जो है वो धीरे धीरे बढ़ा देते हैं, बढ़ जाती है। अगर हम एनारोबिक एक्टिविटी करते हैं तो उसको बर्दाश्त करने की, जो लैक्टिक एसिड ब्लड में प्रोड्यूस होता है, एक टाइम पर आके आपके मसल्स काम करना बंद कर देते हैं। इसका रीजन ये है कि बीच में लैक्टिक एसिड ब्लड में आपके डिसॉल्व हो गया है। तो उसको बर्दाश्त करने के लिए जो हमारी क्षमता है वो बढ़ने लगती है धीरे धीरे, रेगुलर ट्रेनिंग से, कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग से। तो फिर वो इंटेंसिटी है। फिर हम डेंसिटी कहते हैं, जैसे आप एक हर ट्रेनिंग के बीच में कितना आप इंटरवल दे रहे हैं रिकवरी के लिए, रिकवरी पीरियड को ही डेंसिटी कहते हैं, रिकवरी। तो इस सारे की चीजों को, वॉल्यूम, इंटेंसिटी एंड डेंसिटी को हम तालमेल में रखकर हम ट्रेनिंग अपने स्किल्स या हाई परफॉर्मेंस के लिए काफी हम सहयोग ले सकते हैं इस बात से। और ये 3 चीजें जो मैंने बताई ये बहुत ही मुख्य रूप से अकाउंटेबल है, बहुत ही इसकी जिम्मेवारी होती है चीजों की कंडीशनिंग में, चाहे वो फ्लेक्सिबिलिटी, एजिलिटी, हार्ट रेट का, एंड्योरेंस में। अब जैसे मैंने स्ट्रेंथ एंड्योरेंस बताया, तो स्ट्रेंथ एंड्योरेंस के साथ जैसे हम एक कार्डियो एंड्योरेंस भी होता है, बेसिक एंड्योरेंस कहते हैं, बेसिक एंड्योरेंस जैसे। इसी तरह से एजिलिटी में है, एजिलिटी है, फिर कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी भी कहते हैं इसको, उसका अगला स्टेज है। अब जैसे स्पीड है तो स्पीड एक मोटर एबिलिटी है, उसके साथ आगे स्पीड एंड्योरेंस है। तो हर मोटर एबिलिटीज के अलग अलग आयाम हैं। तो इन सब ट्रेनिंग के लिए, ट्रेनिंग इनको परफेक्ट करने के लिए अलग अलग ट्रेनिंग मेथड्स हैं। तो अभी तो फिलहाल मैं इतना ही बता सकता हूं। सर, ओवर टू यू। राजेश जी, थैंक यू। आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है मेरी? आज ही आ रही है सर। अच्छा, तो बहुत ही एग्जॉस्टिव एक टॉपिक है स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग का। और अभी तक जो है वो रेगुलर कोचिंग चल रही थी इंडिया में, बहुत दिनों से सारे विश्व में चल रही थी। और अभी थोड़े दिन, मतलब पिछले 2 दशकों में धीरे धीरे ये एक अवेयरनेस आई है कि स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग एक अलग सब्जेक्ट है, और उसको जो है सब कुछ जो कोच पे नहीं छोड़ देना चाहिए। स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग के अब दुनिया भर में एक्सपर्ट्स हो गए हैं, चाहे आप किसी भी टीम के साथ देखिए, प्रोफेशनल टीम्स जो भी हैं उनके साथ स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग के अलग एक्सपर्ट्स हैं, जो जैसी ट्रेनिंग होती है वो कोच के साथ मिलके स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग का काम करते हैं हर प्लेयर पर इंडिविजुअली। ये जो है वो स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग इज एन इंडिविजुअल कस्टमाइज्ड ट्रेनिंग, क्योंकि वो सबको एक साथ नहीं कर सकते कि हर आदमी को बोले, जैसे 20 साल पहले होता था कि हर सुबह सुबह आइए और बोले कि 5 किलोमीटर पहले दौड़ के आओ, फिर उसके बाद हर सैटरडे को आपको ले गए हिल्स पे वॉकिंग
रनिंग कराने या सैंड में रनिंग कराने. अब नाउ द स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग इज अ वेरी स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट विच इज डेल्ट बाय एब्सोल्यूट स्पेशलिस्ट. जैसे गुरमेश जी ने बताया कि स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग जो है वो सिलेक्शन है स्टैटिक और डायनामिक एक्सरसाइजेस का, जो फिजिकल परफॉर्मेंसेस जो एथलीट्स के हैं उनको बढ़ाने के लिए या फिर स्टेबल रखने के लिए. दूसरा है कि स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है एथलीट के लिए. वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मसल इम्बैलेंसेस ठीक करने, पहले मसल्स बिल्ड करने हैं, मसल इम्बैलेंसेस ठीक करने हैं, फिर करेक्ट पोस्चरिंग करनी है हर चीज़ के लिए. जॉइंट्स का जो है लोड जॉइंट्स पे पड़ता है. कोई भी जो आपका स्पोर्ट हो उसमें जॉइंट्स का एक बहुत अहम भूमिका है. तो जॉइंट्स को स्टेबलाइज करता है और जॉइंट्स के थ्रू, मसल्स के थ्रू जो पैटर्न ऑफ मूवमेंट है, एवरी स्पोर्ट एवरी इवेंट हैज़ अ डेफिनेट मेथड पैटर्न, एवरी पैटर्न मेथड, जिससे वो उस हिसाब से एक इंडिविजुअल कंफर्ट के हिसाब से, अब किसी को शॉर्ट पुट फेंकना है तो उसका इंडिविजुअल एक पोस्चर होगा, उसका इंडिविजुअल एक पैटर्न होगा मूवमेंट का, और बाकी उसके और भी पेरिफेरल स्किल्स होंगे. अब एक नीरज चोपड़ा है, नीरज चोपड़ा जो है जब फेंकते हैं फाइनली तो फिर उसके बाद वो ऑल फोर्स पे आ जाते हैं, ऑल फास्ट रॉलिंग करते हैं. वो उनका तरीका है, वो उनका एक पेरिफेरल स्किल है जो वो उन्होंने अडॉप्ट किया हुआ है कि उनके थ्रो में वो बूस्ट करता है और वो उस तरह से अब उनके मसल्स जो है ट्रेंड हो गई हैं. अब दूसरा क्या है कि पर्पस जो है वो स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग का वो है कि बॉडी को सबसे पहले तो मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है ओवरऑल, फिर उसके बाद जो स्किल्स हैं उसके हिसाब से जो भी मसल्स आपकी यूसेज में है, जो भी बोन स्केलेटल बोन है आपका, कोई भी बोन जो स्केलेटल सिस्टम है उसको जो आप इम्प्रूव करना चाहते हैं तो उसमें वो स्ट्रेंथनिंग करता है. स्किल्स के हिसाब से आपके स्ट्रेंथनिंग होती है. फिर जब आपकी ये सब स्ट्रेंथनिंग होती है तो साइड बाय साइड आपका कॉन्फिडेंस भी वो इम्प्रूव करता है कि हाँ, एक एथलीट को लगता है कि मैं जो चाहता हूँ उस हिसाब से मेरी ट्रेनिंग, मेरे शरीर को उस हिसाब से ट्रीटमेंट मिल रहा है कि उन मसल्स को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं. अब इसमें टाइप्स ऑफ कंडीशनिंग एक्सरसाइजेज जैसे गुरमेश जी ने बताई, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, एरोबिक एक्सरसाइजेज है, फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेज है, इंड्योरेंस की एक्सरसाइज है और स्पोर्ट्स स्पेसिफिक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज हैं. तो ये सारी चीज़ें होती हैं. अब जब हम हर बार मसल्स की बात कर रहे हैं, हर बार न्यूट्रिशन की बात करते हैं स्पोर्ट्स पर्सन्स के लिए, तो इसलिए कोई भी जो ट्रेनर है मेरे हिसाब से उसको जो है एक बॉडी कंपोजिशन के बारे में बिल्कुल पता होना चाहिए. क्योंकि अभी जैसे गुरमेश जी ने कहा कि इंडोरेंस के लिए डिफरेंट मसल्स और डिफरेंट ट्रेनिंग होती हैं, फिर उसके बाद आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है, फिर उसके बाद आपका जो एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ है, जो भी बाकी जो मोटर एबिलिटीज है उनको ट्रेन करने के लिए. तो ये सब मिला जुला के आपको, मेरा ऐसा मानना है और मैं शुरू से ये कहता रहता हूँ कि एक स्पोर्ट्स में वॉलीबॉल का ट्रेनर होना, बास्केटबॉल का ट्रेनर होना ये कि अलग बात है, लेकिन उसमें जो है जो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, जो बॉडी स्ट्रक्चर है और आपके जो बॉडी स्ट्रक्चर के सिस्टम्स है वो कैसे फंक्शन करेंगे वो भी आपको बिल्कुल पता होना चाहिए अगर आपको एक इंजरी फ्री और एक पर्पसफुल स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग करानी है. तो कोच के साथ साथ अब जो स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग ट्रेनर आ गए हैं, दे शुड नो मच बियॉन्ड, बिकॉज एक कोच एक एथलीट के बारे में बता सकता है कि ये इसके थ्रोज हैं या ये स्प्रिंटर है, इसका स्टार्टिंग ब्लॉक से जब ये चलता है तब इसका जो एक्सप्लोसिव चाहिए स्पीड वो नहीं जनरेट कर पाता है. तो फिर वो सब मसल्स और वो सब जो टिश्यूज हैं उनको स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग एक्सपर्ट जो है वो चलाता है. अब एक छोटी सी बात है कि हमारे बॉडी में 33 ट्रिलियन सेल्स हैं, 33 ट्रिलियन सेल्स, जो कि बेसिकली पांच सिस्टम्स को चलाते हैं. वो एक कम्युनिकेटिंग सेल है, कम्युनिकेटिंग सेल्स होते हैं, फिर उसके बाद मूविंग सेल्स हैं जो मसल्स होते हैं, फिर उसके बाद सपोर्टिंग एंड प्रोटेक्टिव सेल्स हैं जो आपके स्किन है, हर आदमी का स्किन है वो प्रोटेक्टिव है और सपोर्टिंग है. फिर उसके बाद कनेक्टिंग सेल्स जो हैं जैसे बोन्स है, लिगामेंट्स है, ब्लड सेल्स हैं. तो ये सारे सेल्स मिलके टिश्यूज़ बनते हैं और जो टिश्यूज़ हैं तो इसीलिए जब आप बात करते हैं कि टिश्यू टेयर हो गया तो आपका
कहीं भी इंजरी हो सकती है। तो ये सब टिश्यूज़ मिलके ऑर्गन्स बनाते हैं, और ऑर्गन्स जो हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स जो मेजरली आपको हेल्प करते हैं, वो सब मिलके एक एथलीट की बॉडी बनती है, किसी की भी एक इंडिविजुअल की बॉडी बनती है, जिससे हमको परफॉर्मेंस चाहिए होता है। अब जब तक से ट्रेनिंग आप करवा रहे, या जो भी स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग है, चाहे फिजिकल एजुकेशन टीचर्स हैं अगर हमारे सुन रहे होंगे, या तो फिर हमारे स्टूडेंट्स हैं जो सुन रहे होंगे, रिसर्च स्कॉलर्स हैं जो सुन रहे होंगे, ये बहुत ज़रूरी है कि आप एनाटॉमी कैसे मूव करती है, उसके एनाटॉमी क्या है, और उसके साथ साथ जो फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल जो रिक्वायरमेंट्स हैं। अब आप न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो न्यूट्रिशन में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, बहुत सारे मिनरल्स हैं, मटेरियल्स हैं, आपके फूड है, न्यूट्रिशन है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो न्यूट्रिशनल है, वैल्यू है जिसकी। लेकिन आपके एथलीट को स्पेसिफिकली क्या चाहिए? आपके एथलीट को फाइबर ज़्यादा चाहिए, आपके एथलीट को प्रोटीन ज़्यादा चाहिए, आपके एथलीट को कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा चाहिए, आपके एथलीट को फैट ज़्यादा चाहिए, डिपेंड करेगा कि उसका बॉडी का सिचुएशन क्या है। और वो उसका जैसे एक जो पीरियडाइजेशन होता है, पीरियडाइजेशन ऑफ ट्रेनिंग होता है, वो गुरमेश जी ने उसको बताया आपको। तो वो पीरियडाइजेशन के टाइम में एक एथलीट का आप डाइट एक टाइम फिक्स नहीं कर सकते हैं, जैसे जैसे उसका ट्रेनिंग के फेजेस होते हैं उस हिसाब से आपको फिक्स करना पड़ेगा। तो अब जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो सिस्टम से आपकी किसी भी एथलीट की या इंडिविजुअल की बॉडी चलती है, वो मस्कुलर सिस्टम है, वो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, वो नर्वस सिस्टम है, वो रेस्पिरेटरी सिस्टम है। तो इन सब चीज़ों को मिला के ही एक परफॉर्मेंस हो सकता है। अब नर्वस सिस्टम जो है वो ब्रेन से आपका सब कुछ कम्युनिकेट करता है। फिर आपका रेस्पिरेटरी, आजकल कोई भी आपके पास घबरा के हड़बड़ी में आता है तो आप क्या कहते हैं? बैठ जाओ, 2 बार सांस ले लो। तो इट मीन्स दैट द रेस्पिरेटरी सिस्टम हैज़ अ मेजर थिंग टू डू। और फिर अगर आप आदिकाल से देखिए तो चाहे योग हो, चाहे कोई भी तरह का हो, किसी तरह का जो एक्सरसाइजेज है या वेलनेस एक्सरसाइजेज है, उसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसका एक बहुत मेजर रोल है। तो इस वजह से जैसे ट्रेनिंग है, वेट उठाने की बहुत सारी बातें गुरमेश जी ने कही हैं। तो वेट उठाने के लिए भी खाली आपको मसल्स की ज़रूरत नहीं है, आपको आपके स्केलेटल सिस्टम की भी सपोर्ट चाहिए, आपको आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम की भी सपोर्ट चाहिए। आप कुछ भी करते होंगे, एक्सरसाइज करते हैं, तो या तो आप अपने आप खुद समझने के लिए मैं कह रहा हूँ, या तो आप अपने आप खुद ये इवॉल्व कर लेते हैं कि अगर मैं वज़न उठाऊंगा तो उठाते टाइम सांस अंदर लूँगा और जब नीचे करूँगा तो सांस बाहर करूँगा। ये सिस्टम चलता है। तो हर सिस्टम, जो 5 सिस्टम है शरीर को चलाने के लिए, उसकी समझ जो है वो पूरी होनी चाहिए जो ट्रेनर है, चाहे वो बच्चों को सिखाने वाले फिजिकल एजुकेशन टीचर्स हैं। और जहाँ तक मैं जहाँ हर बात ये करता हूँ कि स्पोर्ट्स ट्रेनिंग ज़रूरी है, लेकिन जैसे अभी एक बहुत बड़ा अभियान जो चल रहा है फिटनेस का, चाहे वो 4 साल के बच्चे की फिटनेस हो, चाहे वो 80 साल के आदमी की फिटनेस हो, वो सब एक, जब तक एक फिट देश नहीं होगा। हमने इसीलिए एक वेबिनार भी कराया था पब्लिक हेल्थ के लिए। पब्लिक हेल्थ एंड पब्लिक फिटनेस एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है, जिसमें से आधी ट्रेनिंग अगर पब्लिक फिट है, पब्लिक आपकी जो सिटीजनरी है अगर वो फिट है, तो उसके हिसाब से बहुत कुछ ये डिपेंड करेगा कि आपके जो स्पोर्ट्स पर्सन है, आपको उसके ऊपर बिल्ड करना पड़ेगा। आज की सिचुएशन ये है कि हमारे पास जो नया बच्चा आता है, जैसे गुरमेश जी ने बहुत सारे हमारे ट्रेनिंग सेंटर्स में काम किया है, हमने भी उनके साथ बहुत काम किया है जब मैं रीजन्स में था। तो उसमें जो हमारे पास बच्चा आता है वो बहुत परफॉर्म कर लेता है, वो अपने लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, लेकिन उसका जो फिजिकल फिटनेस है या उसका जो लेवल ऑफ मैच्योरिटी है, जो डेवलपमेंट ऑफ मसल्स है, जो डेवलपमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम है, जो उसकी सोच है, वो सब इतना नहीं डेवलप किया होता है जितना होना चाहिए। अगर सिटीजन्स हमारे डेवलप्ड हैं, जो हर किसी का दायित्व है, मेरा भी है, गुरमेश जी का भी है, जितने फिजिकल एजुकेशन टीचर्स हैं, जितने स्टूडेंट्स हैं, उनका भी दायित्व है कि अपने आस पड़ोस के लोगों को एक इस तरह का माहौल बनाएं कि एक फिटनेस और एक कंडीशनिंग उनके शरीर की, उनके मस्तिष्क की, उनके दिमाग की रहे। तो मेरा
अपना ये इस तरह से मानना है कि जितने भी ट्रेनिंग है, जो स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग के बारे में हमने बात किया, तो जो भी ट्रेनर्स हैं, आपने बीपीएड किया, एमपीएड किया या नए बच्चे जो अभी पढ़ रहे हैं, तो इसके बाहर भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सब्जेक्ट मैटर के बाहर होती हैं, जो आपके जो है वो आपका वैल्यू एडिशन है आपके ट्रेनिंग या कोचिंग के लिए। आप उसका अध्ययन कीजिए, और जब तक आपको पूरा एक अपने ट्रेनिंग का, अपने बच्चे के पूरा फिजियोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल जो भी है, उसके बाद जो स्पोर्ट्स में है, बायोकेमिस्ट्री है, ये वो, लेकिन कम से कम 2 मेजरली जो चीज़ें हैं वो उसका फिजियोलॉजिकल एक्शंस एंड हिज एनाटॉमी, इसको एक एनाटॉमी को पूरा समझना चाहिए। और जो भी, जब तक आप ये नहीं समझिएगा, जब तक आप मसल्स नहीं समझिएगा, जब तक आप मसल्स के डेवलपमेंट, उनकी स्टेबिलिटी नहीं समझिएगा, तो मसल्स में खाली ओवर ट्रेनिंग से नहीं इंजरी होती है, खाली कंसिस्टेंट एक जगह पे प्रेशर करने से नहीं ट्रेनिंग होती है। जब आप मसल्स को प्रॉपर एनर्जी नहीं प्रोवाइड कीजिएगा, मसल्स में इतनी एनर्जी स्टोर नहीं होगी, क्योंकि मसल्स में जहाँ तक मुझे याद है 80 से 90% आपका की जो एनर्जीज है वो मसल्स में स्टोर होती हैं। और अगर 90% एनर्जी को आप 60% पर रखिएगा, उनको प्रॉपर फूड, नरिशमेंट, जो मिनरल्स होते हैं वो सब नहीं दीजिएगा, तो आपकी ट्रेनिंग आप कितना भी करवा लीजिए, चाहे स्ट्रेंथ करवा लीजिए, चाहे कंडीशनिंग करा लीजिए, स्ट्रेंथ के बाद कंडीशनिंग आती है, तो उसके बाद फिर ये सब चीज़ों में कामयाबी नहीं मिलेगी। तो मेरा अपना ये सबसे जो भी सुन रहा है और जो भी बाद में, चूँकि ये यूट्यूब पे और फेसबुक पे होता है लाइव हरदम, तो उस पर रिकॉर्डिंग्स होती हैं, तो स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग 40 मिनट में एक सब्जेक्ट डील करना नहीं है। हमारा प्रयास ये रहता है इन वेबिनार्स के थ्रू कि कुछ सब्जेक्ट्स को हम लोग फोरफ्रंट में लाएं, और जो बाकी लोग जो लोग देखते हैं अभी लाइव जो देख रहे हैं या इसके बाद जो देख रहे हैं, वो इसके आगे की पढ़ाई करें। और मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ें हम कर रहे हैं उनको, उसके एडवांस चीज़ें, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग अगर हमने अभी की है, तो हमको 3, 4, 6 महीने के बाद एक बार फिर से थोड़ा और एडवांस और एक इलेबोरेट डिस्कशन, भले ही वो पैनल पे हो, हम करने की कोशिश करेंगे, ताकि आप सबको जो भी इंटरेस्टेड हैं और जो भी आगे इंटरेस्टेड होंगे, उन सबको एक बहुत ही एग्जॉस्टिव हम अपनी तरफ से देने की कोशिश करेंगे फीडबैक, और नया नॉलेज जो है वो डिसेमिनेट करने की कोशिश करेंगे। तो राजेश जी, आपको कुछ कहना है इसके बारे में, क्योंकि आपका भी बहुत लंबा एक्सपीरियंस है इस पे, तो आप इस पे कुछ कह के इसको करें। थैंक यू। राजेश जी हैं? डॉक्टर राजेश? एनीवे, तो मुझे लगता है कि या तो लाइन पे नहीं है या कोई टेक्निकल हिच होगा। तो थैंक यू वेरी मच मिस्टर गुरमेश, एंड इट इज़ ऑलवेज वंडरफुल टू इंटरेक्ट विथ यू, एंड अच्छा रहा। और जैसा आप कह रहे थे कि ये नेचुरली 30-35 मिनट बहुत नहीं होता है इस सब्जेक्ट को डील करने के लिए, तो एसकेडी यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे लगता है कि अभी बहुत बड़ा एक वॉलीबॉल का टूर्नामेंट यूनिवर्सिटी ने और मैनेजमेंट ने किया था, तो आपको भी अगली बार कोई कैंप वैम्प होगा तो आपका हम लोग एक्सपीरियंस यूज़ करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। थैंक यू।